गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं CMED में कंस्ट्रक्शन लेबर, निर्माण श्रमिक। चैप्टर नेम कंस्ट्रक्शन लेबर, निर्माण श्रमिक। इसमें है आपका श्रम तथा श्रमिक। जो भी है आप जैसे भवन हुआ, भवन तथा अन्य सिविल निर्माण कार्यों पर जो कुशल अकुशल चाहे अर्धकुशल काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको दिहाड़ी बेसिस पे रखा जाता है, यानी कि हर दिन के दिन वाइज रखा जाता है कि उनका डेली का जितने दिन वो वर्क करेंगे उस दिन उतने दिन का उन्हें दिहाड़ी दी जाएगी। अथवा कुछ लोगों को जो है मासिक पद्धति पे यानी महीने के दर पे कि आप एक महीने वर्क करो, आपको महीने वाइज सैलरी दी जाएगी। तो जो ये निर्माण श्रमिक के अंतर्गत, तो ये जो पद्धति है वो निर्माण श्रमिक के अंतर्गत आती है, यानी जो भवन तथा अन्य सिविल निर्माण कार्यों पर जो कुशल अकुशल या अर्धकुशल कामगार दिहाड़ी अथवा मासिक पद्धति पर रखे जाते हैं, यह पद्धति जो है निर्माण श्रमिक के अंतर्गत आती है। निर्माण श्रमिक पद्धति को जो है दो वर्गों में रखा गया है। पहला है आपका श्रमिक कैजुअल लेबर, दूसरा है आपका नियमित कर्मचारी रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। तो आइए देखते हैं क्या है श्रमिक। क्या है श्रमिक? जो है आपका कैजुअल लेबर श्रमिक, जो आपके दैनिक श्रमिक की आवश्यकता जब होती है तब क्या करते हैं, उन्हें रखे जाते हैं। यानी कि जब आप डेली बेसिस पे जब आपको श्रमिक की आवश्यकता होती तभी उसे कैजुअल लेबर को रखे जाते हैं। इसमें कार्य की समाप्ति के बाद जो है इनकी छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है, और इनको प्रतिदिन दिहाड़ी दे करके केवल इन्हीं दिनों तक की ही मजदूरी मिलती है इनको, यानी कि जो जितने दिन ये वर्क करते हैं इनको प्रतिदिन का दिहाड़ी दे दिया जाता है और इतने दिनों तक ही ये वर्क करते हैं। जिस दिन तक ये कार्य करते हैं उनका जो है ये कार्य करने की दिहाड़ी इनको दे दी जाती है, ठीक है। और ये जो डेली बेसिस पे रखे जाते हैं श्रमिक, इनको जो है जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं दिया जाता है। आपका अगला है रेगुलर लेबर। लेबर क्या है? इसमें जो है नियमित कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, प्रभावी हैं तथा अधिक दर्शन प्रकार के होते हैं। इनकी जो है पूरी परियोजना अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी जो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हो उसके स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के अवधि तक इन्हें नियुक्त किए जाते हैं। इनको जो है वेतन मासिक यानी मंथली दी जाती है, मासिक दर के हिसाब से दी जाती है, मंथली दी जाती है। यह कर्मचारी जो है सभी प्रकार की छुट्टियों या सुविधाओं का जो है हकदार होते हैं या लाभ उठाते हैं, ठीक है। इनको जो है छुट्टियां आसानी से मिल जाती हैं और ये हर सुविधाओं का हकदार होते हैं, उनका लाभ भी उठाते हैं। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर इन इंडिया। भारत में निर्माण श्रमिकों की स्थिति। भारत में निर्माण श्रमिकों की स्थिति आपका है सिविल निर्माण उद्योग एक अस्थायी उद्योग के अंतर्गत आता है। जो भी निर्माण कार्य पूर्ण होते ही उसका डेरा उठा लिया जाता है, यानी जिस कंस्ट्रक्शन का आप कार्य कर रहे हो, जिस भी साइड पे आप वर्क शुरू कर रहे हो उस साइड पे आप अस्थायी रूप से होते हो। वहाँ पे जब आप कार्य शुरू करते हो वहाँ बसना स्टार्ट करते हो, वहाँ रहना स्टार्ट करते हो। जैसे ही आपका कार्य संपूर्ण होता है, कार्य जो है पूर्ण होते ही आप वहाँ जो डेरा डला हुआ होता है उसे हटा लिया जाता है। और क्या होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनकी छुट्टी कर दी जाती है तथा जो काम पूर्ण होने के बाद जिस भी कंस्ट्रक्शन को आपको जो मिला रहता है कंस्ट्रक्शन का वर्क आपको ठेकेदारी दी गई रहती है करने के लिए, वो जो है आप उसी स्वामी उसी के ऑनर को सौंप देते हैं। सिविल निर्माण उद्योग एक अस्थायी उद्योग के अंतर्गत आता है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही डेरा उठा लिया जाता है और श्रमिकों की छुट्टी कर दी जाती है तथा काम को पूर्ण होने पर वह संरचना इनके स्वामी को सौंप दी जाती है, ठीक है। कार्य पूर्ण होने के बाद जो होता है वो श्रमिक बेकार हो जाते हैं, दूसरी जगह कार्य ढूंढते हैं, या कार्य हो सकता है कि नहीं भी मिलता है तो वो बेकार खाली बैठे रहते हैं। तो ये परमानेंट तो होते नहीं हैं, तो ऐसे में ऐसा
हो जाता है, ठीक है। अगर उन्हें कहीं दूसरी जगह वर्क मिला वो पकड़ लेते हैं, नहीं मिल पाता है तो वो ढूंढते रहते हैं। श्रमिकों के देय मजदूरी, वेज पेड टू वर्कर्स, हाँ, वेज पेड टू वर्कर्स, श्रमिकों की देय मजदूरी। श्रमिकों की देय मजदूरी क्या है, जैसे कि देख लीजिए, किसी भी श्रमिक को उसके द्वारा किए गए श्रम के बदले, किसी भी श्रमिक को उसके द्वारा किए गए श्रम के बदले उपयुक्त धन देना तथा श्रमिक की मजदूरी उपयुक्त धन देना ही श्रमिक की मजदूरी कहलाता है। जो श्रमिक होता है वह अपनी मेहनत बेचता है और मालिक जो होता है वह उसकी मेहनत खरीद करके मतलब उसे मेहनताना देता है। यानी कि श्रमिक जो है वो अपना मेहनत बेचता है, तो जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हें मेहनताना दे करके उन्हें खरीदते हैं या उनके श्रम की चुकता या पूरा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है दोनों व्यक्ति जो हैं बीच के सौदे के होते हैं, यानी कि जो आपका श्रमिक होता है वो वर्क करता है और जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो वर्क कराते हैं और दोनों जो है एक दूसरे से के बीच एक सौदा होता है। देय मजदूरी के प्रकार, देय मजदूरी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। सामान्य मजदूरी या वेतन, नॉमिनल वेज, दूसरा है आपका सुखकर मजदूरी या वेतन, रियल वेज, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, नॉमिनल वेज क्या है, हाँ, जो भी श्रमिक हैं, श्रमिक के श्रम के बदले जो मजदूरी नगद धन के रूप में दी जाती है सामान्य मजदूरी कहलाती है, यानी कि नॉमिनल वेज कहलाती है। इसमें जो है कोई अन्य लाभ सम्मिलित नहीं होता है, इन्हें जो है कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है। श्रमिक के श्रम के बदले जो नगद धनराशि दी जाती है वही आपकी सामान्य मजदूरी कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद है आपका, जैसे कि मजदूरी के अतिरिक्त श्रमिक को दिया जाने वाला धन या अन्य लाभ या अन्य सुविधाएं, जैसे आवास भत्ता हुआ, अवकाश हुआ, चिकित्सक भत्ता हुआ, बोनस होगा, इत्यादि चीज़ें जो हैं ये आती हैं किसमें, रियल वेज में, यानी कि सुखकर मजदूरी या वेतन। यानी कि जो कि अपनी मेहनत के अलावा, अपनी मतलब नगद धन के अलावा एक्स्ट्रा कुछ सुविधाएं प्राप्त करे, वो आपका सुखकर मजदूरी या रियल वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है आपका ट्रेड यूनियन। आइए देखते हैं ट्रेड यूनियन क्या है। श्रमिक तथा कामगारों ने अपनी सेवाओं का अधिकतम मूल्य प्राप्त करके तथा अपने हितों की रक्षा के लिए मिलकर संगठन बनाए हैं जो कि ट्रेड यूनियन कहलाते हैं, ठीक है। जो भी काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है, जो एक संगठन बनाए हैं वही आपका ट्रेड यूनियन होता है। मिल करके एक संगठन बनाए हुए हैं। जैसे कि क्योंकि क्या होता है, किसी कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए, हितों के लिए लड़ रहा है मालिक से, तो वो संघर्ष नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो अकेले होता है इस यूनिट में, वो अपने हक के लिए अकेले लड़ता है। अगर उसमें संगठन हो, यूनिटी हो, तो क्या होता है, उनकी बातें जो हैं सुनी जाती हैं। उनमें यूनियन होने के कारण उनकी बातें सुनी जाती हैं। तो इससे जो होता है उनको थोड़ी फ़ायदा हो जाती है। जो भी अपनी बातें हैं वो आसानी से रख लेते हैं वो ऑनर के सामने। तो इससे जो है अपनी बातें आसानी से रख सकते हैं। तो ये जो है आपका ट्रेड यूनियन। इम्पॉर्टेंट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। भारत के मुख्य ट्रेड यूनियन, भारत की मुख्य
ट्रेड यूनियन। भारत में जो है अनेक ट्रेड यूनियन हैं। लगभग सभी उद्योग हुए, कारखाने हुए, मिल हुआ, संस्था हुआ या सार्वजनिक कंपनियां हुई, एक एक अथवा अधिक अधिक यूनियन बनी हुई होती हैं। यह छोटी यूनियन अपने कार्यकलापों को अधिक प्रभावकारी बनाने तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। जो आपका राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर यूनियन है वो अपने को संबद्ध कर लेती हैं। इसमें जो है मुख्य ट्रेड यूनियन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है। पहला आपका है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दूसरा आपका है राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तीसरा आपका है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चौथा आपका है भारतीय मजदूर संघ। और नेक्स्ट आपका है हिंदी मजदूर सभा। ये आपके भारत की मुख्य ट्रेड यूनियन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन क्या है? यह यूनियन 1919 में अमृतसर में बनाई गई थी। इसके लिए जो है सर्वप्रथम इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब केसरी लाल लाला लाजपत राय थे। अब यह यूनियन जो है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में है। सेकंड है आपका भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन। यह इस यूनियन की खोज जो है 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कल्पना की गई थी इसकी, जो कि 1947 में बनाई गई। और यह यूनियन अब कांग्रेस के प्रभाव में है। ठीक है। यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह यूनियन जो है 1949 में बनाई गई थी। यह यूनियन वामपंथी दलों से प्रभावित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मजदूर संघ। यह यूनियन जो है भारतीय जनसंघ द्वारा स्थापित की गई थी और अब भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण प्राप्त करती है। नेक्स्ट है आपका हिंदू मजदूर सभा। इस यूनियन की 1948 में सभा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा स्थापना हुई थी। अब समाजवादी पार्टी में है या समाजवादी पार्टी के प्रभाव में है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण। लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण। इसमें देख लीजिए, श्रमिक कल्याण में जो है नियुक्त मालिक द्वारा, नियुक्तियों या मालिक द्वारा जो है श्रमिकों को उनकी निर्धारित सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त प्रदान की गई सुविधाएं जो है श्रमिक कल्याण कहलाता है। लेबर वेलफेयर कहलाता है। इन सुविधाओं को देने का उद्देश्य जो है श्रमिकों की शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक, आर्थिक व सामाजिक पीड़ा को कम करना होता है। उन्हें जो है सुखद और औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराना होता है ताकि जो है वो अपनी निजी अथवा पारिवारिक चिंताओं से मुक्त रहें तथा अधिक लगन से अपने कार्य को संपन्न करें। श्रम कल्याण को निम्नलिखित 3 पहलुओं में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला आपका है मानविक, दूसरा आपका है सामाजिक, तीसरा आपका है आर्थिक। मानविक पहलू क्या है? मानविक पहलू के अंतर्गत श्रमिकों की ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो वे निम्न मजदूर पाने के कारण स्वयं अर्जित नहीं कर पाते हैं, जैसे आपका सुरक्षा बीमा हुआ, भविष्य निधि हुई, कैंटीन हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। सामाजिक पहलू हुआ, इसके अंतर्गत जो है श्रमिकों के कार्य तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न की जाती है। इसके लिए श्रमिकों की सामाजिक स्तर पर ऊपर उठाना होता है या ऊपर उठाया जाता है और उन्हें उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें जो है सामाजिक पहलुओं से जोड़ के रखा जाता है जिससे कि जो है इनका लगाव बना रहे, इनकी जिम्मेदारियों मतलब श्रमिकों का सामाजिक स्तर जो है ऊपर उठाया जा सके।
नेक्स्ट है आपका आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू जो है इसके अंतर्गत श्रमिकों में मितव्ययी तरीके अपना करके उत्पादन बढ़ाने की इच्छा डाली जाती है, ताकि वे जो है श्रम, समय, सामग्री को व्यर्थ न जाने दें। यानी कि जो भी आपके आर्थिक पहलू होते हैं इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो इनको मोटिवेट किया जाता है, ताकि जो है ये समय को नष्ट न करते हुए, श्रम को ध्यान में और सामग्री को व्यर्थ न जाते हुए ध्यान में सारी चीज़ें रख करके ये आर्थिक पहलू को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से करें। ये आपका था लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण। नेक्स्ट है आपका निर्माण स्थल पर श्रमिक कल्याण व्यवस्था। निर्माण स्थल पर निम्न कल्याण व्यवस्था श्रमिकों के अधिक परिश्रम के कार्य के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जो भी आपके श्रमिक के कार्य हैं, घंटे निर्धारित होते हैं, कितने घंटे तक करना है, कैसे करना है। कार्यस्थल पर रोशनी होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, पानी, ये सारी चीज़ों की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर असामाजिक तत्वों से सुरक्षित हो, ताकि जो है चिंता मुक्त होकर अपना कार्य आसानी से कर सके, अच्छे ढंग से कर सके। कार्यस्थल पर स्नान करने, कपड़े धोने, ये सारी चीज़ों का जो है उनको संतोषजनक व्यवस्था करिए, ताकि जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम न खड़ा हो या कोई प्रॉब्लम से वो न लड़ें। कोई भी दुर्घटना होती है तो उनका उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है निर्माण स्थल पर श्रमिक कल्याण की व्यवस्था है, लेबर वेलफेयर प्रोविजन एट कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रम विधान। श्रम विधान, श्रम विधान में क्या है, श्रम अधिनियम, लेबर एक्ट। यह जो है श्रम का महत्व बनाए रखने के लिए तथा श्रमिकों को न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने श्रम अधिनियम पारित किया है। श्रमिक भी एक मनुष्य ही होता है, कोई भी मनुष्य वो इंसान ही होता है, तो वो एक एक्ट पारित किया गया ताकि उन्हें उतना वर्क किया जा सके। उसकी भी काम करने की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। ठीक है। और अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है। तो ये इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके सभी प्रबंधकों तथा उनके काम के प्रति भावनाओं को देखते हुए, रखते हुए, ठीक है, सरकार ने एक एक्ट या एक कह लीजिए कि लेबर एक्ट पारित किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला आपका है वेतन भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। दूसरा आपका है न्यूनतम वेतन अधिनियम, मिनिमम वेज एक्ट। तीसरा आपका है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, वर्कमैन कंपैरिजन एक्ट। नेक्स्ट आपका है ठेका श्रमिक अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ठीक है। ये आपके जो हैं 4 अधिनियम थे, लेबर एक्ट थे। पहला आपका वेतन भुगतान अधिनियम, दूसरा आपका न्यूनतम वेतन अधिनियम, तीसरा आपका श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और नेक्स्ट लास्ट आपका ठेका श्रमिक अधिनियम। आइए इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। 2 ही आप लोग के सिलेबस में है। पहला आपका है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, दूसरा आपका मिनिमम वेज एक्ट है। तो वेतन भुगतान अधिनियम देखते हैं, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। यह अधिनियम जो है श्रमिकों को देय वेतन का संचालन कराता है और मजदूर में कटौती कर नियंत्रण करता है। यह अधिनियम 1936 में ही बना था और वर्तमान रूप में 1977 में संशोधित किया गया था। ठीक है। इसमें जो है वेतन होता है, वेतन भुगतान होता है, छाटनी होता है, कटौतियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वेतन जो है मजदूरी है, प्रोत्साहन है, धनराशि, बोनस इत्यादि चीज़ें जो है वेतन के अंतर्गत आती हैं। जो आपके आने जाने का खर्च होता है, यात्रा भत्ता होता है, रहने का मतलब आवास भत्ता, बिजली, पानी, चिकित्सक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। वेतन भुगतान जैसे जो भी आपके मैनेजमेंट द्वारा मालिकों के अगले मास की तारीख तक इनकी वेतन भुगतान करना होगा, जिससे कि जो है इनकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल जो भी हो, उनको दूर किया जा सके, यानी टाइमली इन्हें जो है वेतन दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका छटनी। किसी भी श्रमिक को काम करने पर
किसी श्रमिक को काम पर से हटाए जाने पर उनको जो है 48 घंटे के भीतर देय मजदूरी का कुल भुगतान करना होता है या कर दिया जाता है। ठीक है। कटौतियाँ हुई, जो है कटौतियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि कार्य की अनुपस्थिति, दिनों का वेतन, जुर्माना यदि कोई हो तो, यानी कि जो उस पर कोई चार्ज लगा हो, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी कर दिए हो या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हुई हो जिससे कि उन पे कोई चार्ज लगा हो, ये सारी चीज़ें। हाँ, मकान का किराया लिया जाना, बिजली पानी, ये सारी चीज़ों का चार्ज उनके ऊपर होना। अगर भविष्य में वो कोई बीमा किए हैं, कोई किस्त जमा किए हैं, उसके लिए वो लिए हुए पैसे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगला है आपका मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम। इसमें जो है यह अधिनियम 1948 में पारित हुआ था और नियोक्ता प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह अधिनियम जो है यह अधिनियम विकासशील देशों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका न्यूनतम वेतन का समय जो है, स्थान, श्रमिक स्थान, बाजार, ये सारी चीज़ों को निर्धारित रखते हुए किया जाता है। इसमें होता क्या, जो आपका न्यूनतम वेतन होती है, जो मजदूरी के निर्धारण होते हैं पुनरीक्षण के लिए केंद्र सरकार अपनी देखरेख में खुद ही सलाहकार एक समिति, एक संगठन बनाती है, एक तैयार करती है, जिससे कि जो है प्रदेश सरकार, अर्थशास्त्रियों या नियोक्ता तथा कर्मचारियों को, प्रतिनिधियों को रखा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार जो है श्रमिकों को प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और मध्यतर विश्राम के साथ ही अवधि 12 घंटों से अधिक नहीं होगी। ठीक है। और श्रमिकों का सप्ताह में एक दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा, यानी कि उनका वेतन, जो भी अवकाश उनको दिया जाएगा उसमें उनकी वेतन नहीं कटेगी, उनको वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। अवधि जो है ओवर टाइम करने पर सामान्य दरों से दुगुना दर पर जो है मजदूरी देनी होगी, यानी कि दुगना दो, जिस हिसाब से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करा रहे हो उस हिसाब से जो है, अगर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं वो, तो उनके जो है कार्य करने की, श्रम की जो मजदूरी है उन्हें दुगना दो, या जिस दर से आप देना चाहो उस दर से आप उसे दो, यानी कि उनकी जो वेतन है उसे उस वेतन की एक्स्ट्रा चार्ज की, एक्स्ट्रा टाइम करने की, ओवर टाइम करने की पूर्ति करिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चीज़ें जो नहीं समझ में आया होगा आप लोग पूछ सकते हैं मीट पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके।